हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार सोम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के विद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का संयोजन यानी सेलों को हम किस तरीके से जोड़ते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में केवल और केवल सेलों के बारे में ही बात की जाएगी। सेल के अंदर क्या क्या घटनाएं होती हैं, सेल किस तरीके से जोड़े जाते हैं, किस तरीके से हम उनको जोड़े तो फ़ायदा मिलेगा, किस तरीके से जोड़ने पे नुकसान होगा, वो सारी बातें यहाँ पे बताई जाएंगी। और ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी जो है आप लोगों को सेलों को जोड़कर, जैसे आपके घरों में कई सारे ख़राब सेल हैं तो उन ख़राब सेलों को हम किस तरीके से जोड़ें कि उनको जोड़कर जो है हम उससे आसानी से कुछ काम की इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, यानी कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में हमको कमेंट करके भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सेल के बारे में। सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है और परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को बनाए रखती है। अब सेल दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्राथमिक सेल, दूसरा है द्वितीयक सेल। अब ये प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल ये आप लोगों को जो है लोअर क्लासेस में क्लास 9th या 10th में अच्छी तरीके से जो है बताया गया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है, बस यहाँ सिर्फ सेल के बारे में आपको जानकारी लेनी थी 12th में, तो वो हमने सेल के डेफिनेशन बता दी। और जिसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है वो ये टॉपिक जो है बुक से देख लेंगे। एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, किसी साइड बुक या किसी में देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या चीज़ है? सेल के अंदर, नाम से ही क्लियर है, अंदर यानी अंदर का प्रतिरोध। तो सेल के अंदर धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी ओम होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध, इसका भी मात्रक वही होता है जो प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, किन किन बातों पर, वो देखिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। सेल कैसे बनाया जाता है? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, और उनके बीच जो है कुछ रासायनिक चीज़ें भरी हुई होती हैं उसके बीच की दूरी पर। अगर दूरी क्या है, ज़्यादा है, बीच की दूरी ज़्यादा है तो आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कम है तो उसकी आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगी, कम होगी। वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता तथा प्रक्रिया, और उसमें जो वैद्युत अपघट्ट पदार्थ मिलाए गए हैं उसकी सांद्रता और उसके नेचर पर भी ये डिपेंड है। घोल में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर भी ये डिपेंडेंट है। घोल में डूबे जो इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, अगर कम क्षेत्रफल डूबा है तो प्रतिरोध अधिक होगा, अधिक क्षेत्रफल डूबा है तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल का विद्युत वाहक, सबसे पहले तो ये जानिए विद्युत वाहक बल क्या चीज़ है। कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, या किसी किसी बुक में इस तरीके से प्रदर्शित किया गया सी। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं है, चाहे ई से प्रदर्शित करो या इससे प्रदर्शित करो, कोई भी एक अक्षर से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो परिभाषा क्या हुई कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य किसको, एकांक, यानी ई बराबर हो जाएगा W/Q। Q इक्वल टू हो जाएगा, अगर Q बराबर हम मान लें 1 कूलाम तो किया गया कार्य ही विद्युत वाहक बल होता है। मात्रक क्या हो जाएगा, W का मात्रक होगा जूल, Q का मात्रक होगा कूलाम, तो इसका मात्रक हो गया जूल बटे कूलाम या वोल्ट। जैसा कि चित्र में एक सेल लगा हुआ है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, ये बाह्य प्रतिरोध यानी लोड जिसको बोला जाता है, लोड इस पर है, इस सेल पर R।
और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही। तो चित्रानुसार किसी परिपथ का विद्युत वाहक बल E है तथा उसका आंतरिक प्रतिरोध R है। माना इस परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करते हैं तो इसे प्रवाहित करने में दो जगह कार्य करना पड़ेगा, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दो जगह पे कार्य करना पड़ रहा, तो यानी संपूर्ण कार्य कितना हो जाएगा? संपूर्ण कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बाह्य कार्य प्लस आंतरिक कार्य। बाह्य कार्य यानी WR, W कैपिटल R यानी बाह्य लोड, W स्मॉल r। तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? BQ होता है ना, BQ। और यहाँ विभवांतर अंदर विभवांतर मान लेते हैं स्मॉल b है, क्योंकि प्रतिरोध स्मॉल r माने हैं तो विभवांतर भी उसके आंतरिक प्रतिरोध का विभवांतर भी क्या हो जाएगा? स्मॉल r, क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि श्रेणी क्रम, और ये प्रतिरोध जो है ये श्रेणी क्रम में ही होता है। सेल का प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दोनों क्या होते हैं? श्रेणी क्रम में होते हैं। और श्रेणी क्रम में हमने बताया था कि विभवांतर अलग अलग, या कैपिटल R में विभवांतर B है और यहाँ पे स्मॉल b है। आवेश सेम प्रवाहित हो रहा, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? BQ इंटू BQ। Q कॉमन ले लिए, यहाँ से कैपिटल B बचा, यहाँ स्मॉल b बचा, तो W बराबर आ गया W बाई Q को इधर ले आए, W बाई Q इक्वल टू हो गया B प्लस आई R, या B प्लस आई R। स्मॉल b की जगह हमने क्या रख दिया? आई R। तो इसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। E बराबर क्या हो जाएगा? B प्लस आई R, B प्लस आई R। तो B बराबर क्या हो जाएगा? आई आर उधर जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, E माइनस आई आर। अब एक चीज़ और, इसमें केसेस देखो, यदि सेल को धारा दी जाए तब क्या हो जाएगा? जब सेल को हम धारा देते हैं तो I की जगह हम माइनस आई लिखते हैं। जब I की जगह माइनस आई लिखेंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा? E प्लस आई आर। और जब धारा ली जाती है, जब बैटरी से धारा ली जाती है तब क्या होता है? तब I की जगह हम सीधे प्लस आई ही लिखते हैं। तो I की जगह जब प्लस आई लिखेंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा हमारा? E माइनस आई आर ही जाएगा। और एक कंडीशन और है, जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाए, जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाए तब क्या होता है? जब सेल से हम कोई धारा नहीं लेते हैं तो I बराबर क्या होता है? 0। तो जब I का मान ही 0 हो जाएगा तो I का मान 0 पुट करेंगे तो B बराबर मिलेगा हमको E। यानी इस स्थिति में, किस स्थिति में? जब सेल से हम कोई धारा नहीं लेते हैं तो इस स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल या टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। तो उसका विद्युत वाहक बल उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसके बराबर होता है। इसमें और केसेस हैं। तो B बराबर क्या हो जाएगा? जब हम कोई धारा नहीं ले रहे हैं तो B बराबर E हो गया। और जब सेल को धारा दी जाती है तब क्या हो जाएगा? B बराबर E माइनस आई आर। तो यहां से इस R बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आओ, इसको उधर कर दो, तो आई आर बराबर क्या मिलेगा हमको? E माइनस बी। स्मॉल r बराबर क्या मिला हमको? E माइनस बी बाई आई। अब I बराबर हम जानते हैं क्या होता है? I बराबर क्या होता है? B बाई आर। I बराबर क्या होता है? B बाई आर। अब ये स्मॉल I है तो यहाँ पे स्मॉल b हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक की बात हो रही है। तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा E माइनस बी बाई B बाई आर। R बराबर हो जाएगा R E माइनस बी डिवाइडेड बाई B। स्मॉल r बराबर R E बाई B माइनस 1। एक समीकरण यहाँ पे था, जब हम सेल को धारा दी जा रही थी तब इसको समीकरण बना दो, इसको 1 बना लो, इसको समीकरण नंबर 2 बना लो। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? एक रिलेशन हमको ये मिला। अब समीकरण 2 से E बराबर क्या है? समीकरण 2 से E बराबर क्या मिला था हमको? E बराबर था B प्लस आई आर, B प्लस
आई आर, ये समीकरण नंबर 1 से था, सॉरी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, बी बराबर क्या होता है आई आर, यहाँ पे आई आर, आई कॉमन ले लो क्योंकि बहने वाली धारा सेल में क्या होती सेम ही है, आर प्लस स्मॉल आर, ई बराबर या आई बराबर हो जाएगा ई अपान आर प्लस आर। यदि आपसे जो है बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ तक जो है इसको डेराइव करेंगे। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। इस बी बराबर क्या होता है ई माइनस आई आर, आई आर को इधर ले आए, बी को इधर कर दिए तो ये मिला हमको, आर इधर रखने, आई को इधर भेजे तो भाग हो गया, ये मिला। आई बराबर होता है बी बाई आर, तो बी बाई आर रखे तो ये आर ऊपर चला गया, बी से अलग अलग भाग किए तो यहाँ पे हो जाएगा ई बाई बी, यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया तो बचा 1। और समीकरण नंबर 1 से ई बराबर क्या होता है बी प्लस आई आर, ये समीकरण 1। यहाँ से ये वैल्यू रख दिए, बी की जगह हम रख दिया आई आर, और बहने वाली धारा सेम है इसलिए स्मॉल आई की जगह भी हमने लिख लिया कैपिटल आई, आई आई कॉमन हो गया। तो आई सेल में बहने वाली धारा आई बराबर उसके विद्युत वाहक बल और उसके बाह्य प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध पर डिपेंड करती है। तो यानी बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध दोनों को जोड़कर उसके ईएमएफ को अगर हम विद्युत वाहक बल में भाग दे देंगे तो उसमें बहने वाली धारा यानी उसमें कितने एम्पियर की करंट फ्लो होगी, ये चीज़ हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किरचॉफ का नियम क्या है, सेलों का संयोजन, और दो टॉपिक हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से जो है समझिए और पढ़िए। सेलों का संयोजन हम 3 टाइप से कर सकते हैं। पहला जो है वो श्रेणी क्रम संयोजन है, दूसरा समांतर क्रम संयोजन, तीसरा जो है मिश्रित क्रम संयोजन। आपको जो पढ़ना है वो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन ही पढ़ना है, और मिश्रित क्रम संयोजन नहीं पढ़ना है। मिश्रित क्रम संयोजन भी हम बता देंगे आपको, यद्यपि ये आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन, इसमें क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में सेल को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सेल का एक ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से और दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल तीसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं। इसी प्रकार प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। तो और जो पहले सेल का धन टर्मिनल था और लास्ट वाला जो ऋण टर्मिनल बचेगा, उन दोनों के बीच हम कोई एक लोड लगा देंगे या कोई प्रतिरोध आर जोड़ देते हैं। तो इस तरीके का जो संयोजन मिलता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब इसमें देख रहे हैं कि एक सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे के धन से, दूसरे का ऋण तीसरे के धन से, तीसरे का ऋण चौथे के धन से, इसी तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और पहले के धन से और लास्ट वाले के ऋण के दोनों के बीच में हम एक प्रतिरोध आर लगा देते हैं। इसी को बोलते हैं लोड प्रतिरोध, लोड। तो ऐसा करने से सभी क्या है श्रेणी क्रम में है। और ये इसमें हम बस 4 ही लेके नहीं चल रहे हैं, इसमें दिखाया नहीं गया है। इसमें मान लेते हैं हम n सेल है। कितने सेल हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है n सेल लगे हुए हैं। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E है। तो n सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, Ne। तो बैटरी के एक सेल का प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r। तो n सेल का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, Nr। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो गया, Nr। ये सेल का प्रतिरोध हो गया और लोड का प्रतिरोध भी तो R है। तो टोटल प्रतिरोध हो गया R प्लस Nr। और परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल कितना है, Ne, और कुल प्रतिरोध कितना है, R प्लस Nr। तो I बराबर क्या हो गया, Ne अपान R प्लस Nr। इक्वेशन नंबर 1 ही हो गया। अब इसमें केस फर्स्ट है,
इसमें दो केसेस हैं। यदि आर का मान ज़्यादा है और एन आर का मान कम है तब क्या होगा। यदि एन आर का मान ज़्यादा और आर का मान कम है तब क्या होगा, ये कंडीशन भी देखिए। केस फर्स्ट है इसमें, जब आर का मान ज़्यादा हो, ग्रेटर देन बहुत ज़्यादा हो, किससे, एन आर से, तब क्या करेंगे, एन आर की तुलना में, इसकी तुलना में ये बहुत ज़्यादा है तो एन आर को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, यानी कि एन आर बराबर 0 मान लेते हैं। अब फार्मूले में एन आर की जगह हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या था, कुल विद्युत वाहक बल एन ई अपान कुल प्रतिरोध एन आर। अब आर की जगह पे हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एन ई बाई आर, एन ई बाई आर, ये हो जाएगा। अर्थात इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि परिपथ में धारा का मान बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। परिपथ में धारा का मान बढ़ाने के लिए सेलों को क्या करना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। और कब जोड़ना चाहिए, जब बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से ज़्यादा हो। जब बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से ज़्यादा हो तब हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं जोड़ेंगे। केस सेकंड, इसमें क्या है, जब इसमें बाह्य प्रतिरोध का मान कम हो और आंतरिक प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो तब क्या करेंगे, तब बाह्य प्रतिरोध को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, तो यानी आर बराबर 0। अब फार्मूला क्या है, आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल अपान कुल प्रतिरोध, इसकी जगह अगर हम 0 रखते हैं तो एन आर, इससे कैंसिल हो गया, यानी ई बाई आर, और ई बाई आर एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा, एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा है। अब हम सेल तो लगाए हैं एन, यानी एन सेल लगाए हैं और धारा हमको उतना ही मिल रहा है जितना एक सेल से मिल रहा है। तो यानी कहने का मतलब इस कंडीशन में कब, जब बाह्य प्रतिरोध का मान कम हो और आंतरिक प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो तो सेलों को हम श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं। क्यों नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि अगर श्रेणी क्रम में आप जोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ धारा उतना ही मिल रहा है जितना कि एक सेल से मिल रहा है। तो जो काम एक सेल के द्वारा हो रहा है उसको एन सेल लगाने पर भी उतना ही कार्य हो रहा है, तो फिर हम एन सेल लगा के क्या फ़ायदा। तो इसलिए जब आर का मान आंतरिक प्रतिरोध यानी बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से कम है तो हम सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं। तो अब श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे तो फिर किस क्रम में जोड़ेंगे, वो आपको बता रहे हैं अभी हम, समांतर क्रम में। नेक्स्ट टॉपिक वही है समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन। इसमें जो अभी हमने समझाया वो सब डेरिवेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। नगण्य मान लिया गया है एनआर को, तो ये फार्मूला निकल के आया, यानी इससे स्पष्ट है कि परिपथ में धारा का मान बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से बहुत अधिक हो। सेकंड केस, यदि आर बाह्य प्रतिरोध का मान कम है आंतरिक का प्रतिरोध ज़्यादा है तो आर को नगण्य मान लेते हैं, तब धारा यानी एक सेल से प्राप्त जो हो रही धारा यानी अर्थात अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि संयोजन से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर है। नेक्स्ट क्रम है समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में कैसे होता है कि समांतर क्रम संयोजन में जितने भी सेल हमको लगाने होते हैं सभी सेलों का धन टर्मिनल एक बिंदु से और सभी सेलों का ऋण टर्मिनल एक बिंदु से जोड़ देते हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध आर लगा देते हैं। तो इस तरीके का पूरा कॉम्बिनेशन हमारा हो जाता है समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या है कि समांतर क्रम संयोजन में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, अब इसमें
सभी सेल क्या हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जब n यानी R प्रतिरोधों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता है, उनके तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन में लगे हुए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। यानी 1/Rn, Rn क्या है, इसका टोटल n सेल जो लगे हुए हैं उसका टोटल आंतरिक प्रतिरोध है। तो 1/R1 + 1/R2 अप टू सो डॉट डॉट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा Rn इक्वल टू आ जाएगा R/n। कैसे आएगा वो देखिए। Rn इक्वल क्या है, 1/R + 1/Rn। 1/R + 1/R कहाँ तक है, n पदों तक। जैसे मान लो 1 1 1 हमको 10 बार जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, 1 × 10 कर देते हैं, सीधे आंसर आ जाता है। तो वैसे ही है 1/R हमको कहाँ तक जोड़ना है, n पदों तक। तो कितना हो जाएगा, n × 1/R। हमको मान चाहिए Rn का, तो 1/Rn इक्वल टू कितना मिला, n/R। तो Rn को इधर ले जाएं तो Rn बराबर कितना हो जाएगा, 1/, है तो इसको पलट दो, क्या हो जाएगा R/n। ये चीज निकल के आया, Rn बराबर आ गया, यानी टोटल प्रतिरोध जो है, जो n सेल लगे हुए हैं समांतर क्रम में, इनका टोटल प्रतिरोध R/n है। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, Y प्रतिरोध कैपिटल R है और आंतरिक प्रतिरोध टोटल कितना निकल के आया, R/n। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, R + R/n। अब परिपथ में धारा बराबर क्या होता है, कुल विभवांतर कहो या कुल विद्युत वाहक बल कहो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर एक ही बात है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन यहाँ पे चलेगा। तो विद्युत वाहक बल कितना है उसका, E। कुल प्रतिरोध कितना, R। यहाँ पे हम कुल विभवांतर इसलिए ले लिए हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेलों को समांतर क्रम में जोड़े हैं। तो यानी इस बिंदु और इस बिंदु पर जो विभव है वो क्या होगा, समान होगा। सभी का प्रतिरोध क्या, सभी का विद्युत वाहक बल E है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बिंदु सभी सेलों के कारण विभवांतर क्या होगा, समान होगा। इसलिए हमने यहाँ पर विभवांतर ले लिया है। तो परिपथ में बहने वाली धारा यानी कुल विभवांतर ओम के नियम से ही होता है ना, B I बराबर क्या होता है, B/R। तो B विभवांतर हो गया, यानी E प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध R + R/n। अब यहाँ पे भी दो केसेस हैं। I बराबर क्या आया है, E/R + R/n। यदि क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, केस फर्स्ट, यदि R का मान ज़्यादा हो किससे, आंतरिक प्रतिरोध से, R का मान बहुत ज़्यादा हो आंतरिक प्रतिरोध से, तब क्या हो जाएगा, R/n को हम नगण्य मान लेते हैं, यानी I बराबर क्या हो जाएगा, E/R। I बराबर क्या मिलेगा हमको, E/R। और E/R क्या है, एक सेल से प्राप्त धारा है, एक सेल से प्राप्त धारा है। यानी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम होने पर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि धारा उतनी ही प्राप्त होगी जितनी कि एक सेल से। तो हम इसको किस क्रम में जोड़ेंगे, अभी इसके पहले हमने बताया था श्रेणी क्रम में इसको जोड़ेंगे तब हमको फायदा होगा। कब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जब बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा हो, किससे, आंतरिक प्रतिरोध से। केस सेकंड देखो, केस 2, जब क्या है, आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा हो, किससे, बाह्य प्रतिरोध से, तब इसको हम नगण्य मान लेते हैं। बाह्य प्रतिरोध को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, यानी R बराबर 0। तो I बराबर क्या है फार्मूला, E/R + R/n, E/R/n, क्योंकि ये 0 है, ये n ऊपर चला गया, n E/R। इस माला ये क्या है, n × E/R। E/R क्या है, एक सेल से प्राप्त धारा, यानी उसका एंड टाइम, यानी ज़्यादा मिल रहा है हमको।
केस 2 में क्या है, आर को नगण्य मान लिया जाता है अर्थात आर बराबर 0, तब परिपथ में धारा n गुणे एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा, ये n गुणे ई बाई आर क्या है, एक सेल से प्राप्त धारा, आगे n लगा, n गुणे एक सेल से प्राप्त धारा, यानी सेलों को समांतर क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब वह प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में कम हो। तो ठीक है, ये सेलों का संयोजन आपको समझ में आ गया होगा।